दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जीके जीएस के प्रश्न। ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और हाँ, वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है भारत में नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। भारत में नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी या आपसे पूछा, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1982 में। 1982 में भारत में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नाबार्ड का फुल फॉर्म जान लीजिए, पूछ लेता है एग्जाम में। तो नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है, जिसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 12 जुलाई 1982 को हुई थी। कब हुई थी? तो 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना शिवरमन समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी। यह संस्था ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत में वित्त आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है। भारत में वित्त आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। अभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। चलिए बता दीजिए इस प्रश्न का राइट आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 जो है वह भारत में वित्त आयोग से संबंधित है। भारत में वित्त आयोग की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत की जाती है। यह एक संवैधानिक निकाय है जो केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के बंटवारे की सिफारिश करता है। चलिए अनुच्छेद 280 से संबंधित प्रमुख प्रावधान जान लेते हैं। तो राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में या उससे पहले वित्त आयोग की स्थापना करता है। इसका कार्य क्या है? तो केंद्र और राज्य के बीच करों की वित्तीय विभाजन की सिफारिश करना। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान समय में? तो 16वें वित्त आयोग जो कि वर्तमान समय का वित्त आयोग है, इसके अध्यक्ष जो हैं अरविंद पनगड़िया साहब हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो एनके सिंह साहब थे। बाकी ऑप्शन में दिया है अनुच्छेद 370। तो अनुच्छेद 370 जो था वह जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने से संबंधित था, अब हटाया जा चुका है। अनुच्छेद 324 दिया ऑप्शन में, तो यह भी प्रमुख अनुच्छेद है जो एग्जाम में पूछ लेता है। या चुनाव आयोग से संबंधित अनुच्छेद है 324। और 356 तो हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, राज्यों में राष्ट्रीय शासन से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है वर्तमान में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ के महानिदेशक कौन है, यह आपसे पूछा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वर्तमान में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ का महानिदेशक कौन है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी पीयूष आनंद है। बात करिए एनडीआरएफ की, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल कहते हैं। इसकी स्थापना जो हुई थी या भी जान लीजिए, स्थापना हुई थी 2006 में। 2006 में इसकी स्थापना हुई थी और हेडक्वार्टर जो इसका है न्यू दिल्ली में है। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। महानिदेशक हो जाते हैं पीयूष आनंद। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस देश से हुई थी? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस देश से हुई थी, आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन है स्वीडन देश से हुई थी। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत स्वीडन से हुई थी। इसकी स्थापना अल्फ्रेड नोबेल द्वारा की गई थी, जो एक स्वीडिश वैज्ञानिक थे और जो है डायनामाइट के आविष्कारक थे। इन्होंने अपनी वसीयत में कहा था कि उनकी संपत्ति का उपयोग एक पुरस्कार को स्थापित करने के लिए किया जाए। तो नोबेल पुरस्कार की जो प्रारंभ वर्ष है वह 1901 में है। संस्थापक थे अल्फ्रेड नोबेल, जो कि स्वीडन से थे। प्रमुख क्षेत्र क्या है इसका जिसमें नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? तो भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य शांति और 1969 से अर्थशास्त्र। शांति पुरस्कार जो है नॉर्वे की नोबेल समिति द्वारा ओस्लो में प्रदान किया जाता है। अन्य पुरस्कार स्वीडन में स्टॉकहोम में प्रदान किया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार दिवस जो है हर साल 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि में मनाया जाता है। 10 दिसंबर को, और भी ध्यान रखिएगा 10 दिसंबर को ही राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस भी मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, यह आपसे पूछा। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी गुरु गोबिंद सिंह। गुरु गोबिंद सिंह खालसा पंथ की स्थापना की। ये सिखों के 10वें गुरु थे। खालसा पंथ की स्थापना सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह ने की थी। यह ऐतिहासिक घटना 13 अप्रैल 1699 को बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब पंजाब में हुई थी। इस दिन गुरु गोबिंद सिंह जी ने 5 पंच प्यारे की रचना कर सिख धर्म को एक सैनिक व अनुशासित रूप प्रदान किया। अन्य विकल्पों की बात करें तो गुरु अर्जुन देव जो हैं 5वें गुरु हैं सिखों के। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को संकलित किया। गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक हैं। गुरु हरगोबिंद जो हैं 6ठे गुरु हैं जिन्होंने सिखों को सैन्य स्वरूप दिया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है संविधान का कौन सा अनुच्छेद समता के अधिकार की बात करता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद समता के अधिकार की बात करता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन ए अनुच्छेद 14।
अनुच्छेद 14 भारतीय संविधान का एक मौलिक अधिकार है जो कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण की बात करता है या भारत के सभी नागरिकों और गैर नागरिकों को समता का अधिकार प्रदान करता है। अन्य विकल्पों की बात करें तो अनुच्छेद 15 जो है धर्म, जात, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध है इसमें। अनुच्छेद 17 जो अस्पृश्यता का उन्मूलन है और अनुच्छेद 21 जो ऑप्शन में दिया जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा थाईपुसम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। थाईपुसम त्योहार जो है वह किस राज्य में मनाया जाता है, यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु में यह त्योहार मनाया जाता है। तमिलनाडु के अन्य प्रमुख त्योहार जो वह है पोंगल, थाईपुसम, कार्तिकेय दीपम और नटराज उत्सव या तमिलनाडु में मनाया जाता है। बात यह होती तमिलनाडु राज्य की, तो जिसकी राजधानी जो है या चेन्नई है। यहाँ के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन वर्तमान समय राज्यपाल हैं R.N. रवि साहब। इसकी जो स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को इसका स्थापना दिवस है तमिलनाडु राज्य का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है। वर्तमान समय में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, राइट आंसर क्या है यह बता दीजिए। तो राइट आंसर जो है ये एक भी ऑप्शन, जो भी ऑप्शन है सारे गलत है। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा श्री B.R. सुब्रमण्यम। B.R. सुब्रमण्यम साहब जो हैं, B.R. सुब्रमण्यम साहब वर्तमान समय में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष हैं। बात यह होगी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, जिसकी स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 को। मुख्यालय है दिल्ली में। प्रथम अध्यक्ष भी ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का पूछ लेता है तो न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र इसके प्रथम अध्यक्ष थे। वर्तमान अध्यक्ष हैं बी राम सुब्रमण्यम जो कि 9वें इसके अध्यक्ष। और राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो मनाया जाता है अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं 10 दिसंबर को मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा संयुक्त राज्य अमेरिका के स्पेस एजेंसी का क्या नाम है। संयुक्त राज्य अमेरिका के स्पेस एजेंसी का क्या नाम है, यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नासा। नासा जो है संयुक्त राज्य अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है। जैसे भारत की स्पेस एजेंसी का नाम इसरो है। बात करें नासा की तो इसका फुल फॉर्म जानिए। फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना जो हुई थी 29 जुलाई 1958 को हुई थी। मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC में है। और बात यहाँ अमेरिका की भी हो रही तो अमेरिका के बारे में जान लीजिए। राजधानी है वाशिंगटन DC। मुद्रा क्या है अमेरिका की, तो मुद्रा है डॉलर। और संसद का नाम यहाँ का संसद। राष्ट्रीय खेल क्या है अमेरिका का, तो बेसबॉल है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। शासित प्रदेश अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल कौन है, यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन ए, देवेंद्र कुमार जोशी। देवेंद्र कुमार जोशी साहब वर्तमान समय में अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल हैं। बात हो रही अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह की, जिसका निर्माण या गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को। राजधानी इसकी जो है वो पोर्ट ब्लेयर है। उपराज्यपाल एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी। जिलों की बात, जिलों की संख्या 3 है। यह निकोबार, उत्तर तथा अंडमान और दक्षिण अंडमान। सीटों की बात करें तो लोकसभा की यहाँ पे 1 सीट है। राजभाषा की बात करें तो राजभाषा यहाँ हिंदी और अंग्रेजी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है हाल ही में विश्व योग दिवस कब मनाया गया। हाल ही में विश्व योग दिवस कब मनाया गया, यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया गया। विश्व योग दिवस हर वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2015 से हुई थी। इसका प्रस्ताव नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में रखा था। 21 जून को चुना गया क्योंकि यह वर्ष का सबसे लंबा दिन ग्रीम्स अयनांत होता है। 2025 की थीम क्या थी यह भी जान लीजिए। तो योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ 2025 की थीम थी। थीम जरूर ध्यान रखिएगा, या पूछ सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा कौन सा ग्रह सौरमंडल का लाल ग्रह कहलाता है। कौन सा ग्रह सौरमंडल का लाल ग्रह कहलाता है, यह आपसे पूछा। रेड प्लेनेट किसे कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंगल ग्रह को रेड प्लेनेट कहा जाता है। मंगल ग्रह को रेड प्लेनेट कहा जाता है क्योंकि इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड, लो ऑक्साइड की परत होती है। चलिए सौरमंडल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जान लेते हैं। सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या वर्तमान समय में 8 है। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह जो मरकरी या बुध है। सूर्य से सबसे दूर ग्रह जो है वरुण है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह पूछ लेता है तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है। और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है बुध है। धरती से सबसे निकटतम ग्रह जो शुक्र है। लाल ग्रह किसे कहते हैं, तो मंगल कहते हैं।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा बुल एंड बियर मार्केट शब्द किससे संबंधित है। बुल एंड बियर मार्केट शब्द किससे संबंधित है, यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन बी, शेयर बाजार से संबंधित है। बुल मार्केट तब होता है जब शेयर बाजार में तेजी होती है और बियर मार्केट तब होता है जब बाजार में गिरावट होती है। भारत के प्रमुख शेयर बाजार जो है वह बीएससी जिसे बोलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएससी जिसे बोलते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा महालनोबिस मॉडल किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। महालनोबिस मॉडल किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है, यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। महालनोबिस मॉडल भारी उद्योगों के विकास पर केंद्रित है। इसका उपयोग भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 में किया गया था। प्रशांत चंद्र महालनोबिस एक प्रसिद्ध सांख्यिकी विद थे। चलिए पंचवर्षीय योजना से संबंधित महत्वपूर्ण जान लेते हैं। तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई 1951 में। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि एवं सिंचाई विकास। दूसरी पंचवर्षीय योजना का आधार पीसी महालनोबिस मॉडल था जिसका समय पीरियड 1956 से 1961 था। तीसरी योजना में जोर स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता पर था 1961 से 1966 के बीच में। चौथी योजना में प्राथमिकता गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है सुल्तान जौहर कप किस खेल से संबंधित है। सुल्तान जौहर कप जो है वह किस खेल से संबंधित है, यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन ए, हॉकी खेल से संबंधित है। सुल्तान जौहर कप हॉकी का एक अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट है जो मलेशिया में खेला जाता है। भारत की जूनियर हॉकी टीम इस टूर्नामेंट में कई बार जीत हासिल की है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है और ध्यानचंद हॉकी के महान खिलाड़ी माने जाते हैं। हॉकी से संबंधित महत्वपूर्ण जान लीजिए। तो हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है, हालांकि आधिकारिक रूप से घोषित नहीं है। हॉकी विश्व कप का आयोजन हर 4 वर्ष में होता है। भारत ने ओलंपिक में सर्वाधिक हॉकी स्वर्ण पदक जीते हैं, कुल 8 गोल्ड मेडल। भारत का पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। इनके जन्म दिवस पर हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं 29 अगस्त को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखी थी। स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखी थी, यह आपसे पूछा है, इंपॉर्टेंट है, घुमा के पूछा गया क्वेश्चन, तो बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मियां मीर ने। मियां मीर जो कि एक सूफी संत ने स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी। स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने करवाया थी। 5 सिखों के 5वें गुरु थे और यह अमृतसर पंजाब में स्थित और इसे हरमिंदर साहिब भी कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत के पहले सौर ऊर्जा से चलने वाले रेलवे स्टेशन का नाम क्या है। भारत का पहला सौर ऊर्जा से पूरी तरह चलने वाला रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो यह जो है वह आपका है, बता दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन है। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन असम राज्य में यह भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित स्टेशन बना। यह स्टेशन अपनी 100% बिजली की जरूरत सौर ऊर्जा से पूरा करता है। भारत का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा भी जान लीजिए, तो कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि केरल में है। असम से संबंधित महत्वपूर्ण जानते हैं, तो असम की राजधानी दिसपुर है। असम का सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी है। असम का राजकीय भाषा असमिया है। असम की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई। असम भारत का एकमात्र राज्य है जहां चाय की सबसे अधिक खेती होती है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। असम में बहने वाली प्रमुख नदी ब्रह्मपुत्र है। कामाख्या मंदिर गुवाहाटी स्थित एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है, यह भी पूछता है एग्जाम में कि कामाख्या मंदिर कहाँ है, तो यह असम के गुवाहाटी शहर में है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था, यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन बी, अप्सरा। अप्सरा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अप्सरा भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था जिसे 1956 में टाम्बे महाराष्ट्र में चालू किया गया। इसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क द्वारा विकसित किया गया था। भारत में प्रमुख परमाणु रिएक्टर जो है ध्रुव जो कि ट्राम्बे में है, कामनी जो कि कलपक्कम में है, काइगा जो कि कर्नाटक में और रावत भाटा जो कि राजस्थान में है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है तीसरी बौद्ध परिषद किसके शासनकाल में हुई थी। तीसरी बौद्ध परिषद किसके शासनकाल में हुई थी, यह आपसे पूछा, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन ए, अशोक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए। तीसरी बौद्ध परिषद 250 ईसा पूर्व में अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र पटना में हुई थी। इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र ने की थी। इस परिषद में बौद्ध धर्म जो है 2 शाखाओं में बढ़ गया, हीनयान और महायान। तो पूछ लेता है कि
किस बौद्ध संगीति में जो है बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था? तो ये तीसरी बौद्ध परिषद है, तीसरी बौद्ध संगीति में, जो कि हीनयान और महायान में बट गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था, ये आपसे पूछा। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, बताइए, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। यह युद्ध मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना और अंग्रेजों के बीच हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई और 1765 में इलाहाबाद संधि के तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल द्वीप कौन सा है, यह आपसे पूछा। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट पर स्थित है। या यूनेस्को ने इसे 1981 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। बाकी यहाँ बात हो रही है ऑस्ट्रेलिया की, तो जिसकी राजधानी क्या है? राजधानी है कैनबरा। इसका मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। इसका सबसे बड़ा शहर जो सिडनी शहर है, और इसका जो राष्ट्रीय पशु है वह कंगारू है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है हुमायूं का मकबरा का निर्माण किसने करवाया था? हुमायूं का मकबरा का निर्माण किसने करवाया था, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन सी, हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम ने। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है और यह भारत की पहली उद्यान आधारित समाधि है। इसका निर्माण 1565 में हुमायूं की विधवा पत्नी हाजी बेगम ने करवाया था। इसे एक ईरानी वास्तुकार मिर्जा घियास ने डिजाइन किया था। यह मकबरा मुगल वास्तुकला की उत्कृष्ट मिसाल और ताजमहल की पूर्ववर्ती रूप में माना जाता है। इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में 1993 में घोषित किया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत का पहला मूक फिल्म कौन सा था? भारत का पहला मूक फिल्म कौन सा था, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन ए, राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र भारत का पहला मूक फिल्म था। राजा हरिश्चंद्र जो कि 1913 में आई भारत का पहली मूक फिल्म थी। इसे दादा साहब फाल्के ने बनाया था। भारत की पहली बोलती फिल्म पूछ लेता कौन सा थी, तो भारत की पहली बोलती फिल्म जो थी वो आलम आरा थी, जो कि 1931 में आई थी। दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी और सबसे छोटी साइट कौन सी है? हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी और सबसे छोटी साइट कौन सी, ये आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा, बता दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन सी, धौलावीरा और आलमगीरपुर। धौलावीरा और आलमगीरपुर जो है भारत की सबसे बड़ी हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी और सबसे छोटी साइट है। धौलावीरा जो कि गुजरात में हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी साइट है, और आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है, यह सबसे छोटी साइट मानी जाती है। मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान को सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर माना जाता है। लोथल जो कि गुजरात में है, गुजरात में ज्ञात है पहला ज्ञात डाकयार्ड समुद्री बंदरगाह था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा आधुनिक भारत के निर्माता किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। उन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है किसे भारतीय अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? किसे भारतीय अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी को भारतीय अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन की निकासी का सिद्धांत दिया। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है ट्रांस साइबेरियन रेलवे किस देश में स्थित है? ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो है किस देश में स्थित है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन बी, रूस में स्थित है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन है। यह मॉस्को से व्लादिवोस्तोक तक फैली हुई है। इस रेलवे का निर्माण 1891 में शुरू हुआ और 1916 में पूरा हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा किस राज्य में भारत का पहला जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र स्थापित किया गया था? किस राज्य में भारत का पहला जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र स्थापित किया गया था, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड में। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारत का पहला जैवमंडल क्षेत्र था। 1986 में घोषित हुआ। भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। इसमें नीलगिरी, सुंदरवन, पश्चिमी घाट और नंदा देवी को तो यूनेस्को ने वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया है। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा नाटो का पूर्ण रूप क्या है? नाटो का पूर्ण रूप क्या है? तो नाटो का जो फुल फॉर्म है वो है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
नाटो का पूर्ण रूप है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या एक सैन्य गठबंधन है जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य है सदस्य देशों की सामूहिक सुरक्षा सुनिश्चित करना। यदि किसी एक सदस्य देश पर हमला होता है तो यह सभी पर हमला माना जाएगा। स्थापना हुआ 4 अप्रैल 1949 को। मुख्यालय का है तो मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम है। वर्तमान में सदस्य देश हैं 32। मुख्य उद्देश्य सामूहिक रक्षा। मुख्य भागीदारी अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और टर्की आदि का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन सी 1958 में। 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। डीआरडीओ का फुल फॉर्म जान लीजिए। तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई। तो डीआरडीओ की स्थापना हुई 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। यह भारत की रक्षा प्रणाली, हथियार, मिसाइल, रडार और अन्य तकनीकी उपकरणों के अनुसंधान एवं विकास के लिए जिम्मेदार संस्था है। तो ये रहा टॉप 30 जीके जीएस के प्रश्न जो एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। साथ साथ में हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताया हूं जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे बनते हैं। आज की वीडियो से प्रश्न है जिसका राइट आंसर आप लोग को बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है महालनोबिस मॉडल किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित था। पीसी महालनोबिस मॉडल किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित था। इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में भी लिखना है। और हाँ, वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइएगा। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो को किसी स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।